अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दे कौन और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम दो इश्यूज़ पर मुश्तमिल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो बैरून मुमालिक में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वो किस तरह यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कराची में जो करंतना सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर क्या सहूलियात हैं, वहाँ की क्या जो है वो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी जो कि हैदराबाद के शहरी हैं वो जो है वो सारी सूरत हाल से गुजर कर आए, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी आप बीती आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा आज प्रोग्राम का दूसरा जो अहम इशू होगा वो होगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो इदारा है, उसके जो हैदराबाद रीजन का जो ऑफिस है उसमें 150 से ज़ायद कुछ मुलाजमीन हैं, उनको 1 साल से तनख्वाहें की अदम दस्तयाबी है और जिसके बायस उनकी ज़िंदगियाँ कसम पुरसी का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से वो दो चार हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल है कोरोना की वजह से, जहाँ लॉकडाउन में दिहाड़ीदार मजदूर तबका जबकि सफ़ेद पोश अफराद और छोटे ताजिर भी इस वक्त जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं और बहुत शदीद तकलीफ़ का शिकार है। वहीं पर अगर किसी शख्स को, किसी गरीब मुलाजिम को तनख्वाह ना मिले तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, यही सब हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो पहले प्रोग्राम के पहले इशू के हवाले से मैं थोड़ी बात कर लूँ। पहले इशू के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद थे उनको जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वापस लाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और स्पेशल परवाज़ें चलाई गई और स्पेशल परवाज़ों के ज़रिए जो तमाम पाकिस्तानी शहरी हैं मुख्तलिफ ममालिक में उनको वापस लाया जा रहा था। वहीं पर जो है वो हैदराबाद के एक मारूफ समाजी व सियासी रहनुमा हैं, वो भी जो है वो बहरीन गए हुए थे अपने कारोबार के सिलसिले में, उनको वापस लाया गया स्पेशल परवाज़। पहले तो 1 माह उनको इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद जब वो वापस आए और उनके साथ क्या आप बीती हुई, उनको क्या क्या मुश्किलात सामने आई, उसके बाद जब वो कराची पहुँचे, एयरपोर्ट से उतरे और उसके बाद जब उनको करंतना किया गया, उस करंतना सेंटर की क्या सूरत हाल थी, वहाँ पर उनके साथ क्या क्या मसाइल दरपेश हुए, इस पर वो खुद अपनी आप बीती इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम के आगे इससे आपको रोशनास कराएंगे और वो अपनी ज़ुबानी अपनी आप बीती खुद बताएंगे और हम उसको उनकी जो तकलीफ़ थी और उनको जो प्रॉब्लम्स हुई और जो फेलियर्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के और हुकूमत सिंध के, वो भी हम आपके सामने रखेंगे और वो अपने आप और बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए हैं। हमारे साथ जब हमारी उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं और वो इंशाल्लाह अपनी ज़ुबानी आपको बराह रास्त बताएंगे कि वो क्या क्या तकलीफ़ थी और क्या क्या उन्होंने अहम इंकशाफात किए। और मैं समझता हूँ कि आज की ये जो गुफ्तगू है और जब आप उनकी बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी किया जाता है पाकिस्तानी शहरियों के साथ, ये सलूक और ये रवैया रखा जाता है, किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में जहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को और खुसूसन सिंध हुकूमत को अपने शहरियों को जो है वो दिफा करना चाहिए, उनको सहूलियात फराम करनी चाहिए, बजाय इसके कि सहूलियात फराम की जाए उनको तकालीफ का शिकार बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का एक और फेलियर हमारे सामने, जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने आपसे बात की, जब हमने वासा मुलाजमीन के हवाले से आवाज़ उठाई, उस पर जवाब तलब किया, जैसा कि सिंध हुकूमत ने आँखें बंद की हुई हैं और सिंध हुकूमत को न जाने क्या इशूज़ है, क्यों वो मुख्तलिफ ख़ास तौर पर हैदराबाद शहर के जो इदारे हैं उनके साथ वो क्यों नारवा सलूक रखे हुए हैं, उनके साथ क्यों सुतलीमा जैसा सलूक किया जा रहा है, ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। दीगर शहरों के अंदर, सिंध के दीगर शहरों में जो है तमाम मामला सही चल रहे हैं, तमाम इदारे ठीक चल रहे हैं, उसमें इतने ज़्यादा इशूज़ नहीं हैं। गो के पाकिस्तान के तमाम इदारे नाकिस हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ इशूज़ आए दिन होते रहते हैं और मीडिया आपको ये चीज़ें बताता रहता है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से मैं ख़ास तौर पर काफ़ी अरसे से चीज़ नोट कर रहा हूँ एज ए सहाफ़ी कि हैदराबाद शहर को नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा से सिंध हुकूमत की जानिब से। ख़ास तौर पर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में होती है तो हैदराबाद शहर को खुसूसी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, खंडर बना दिया जाता है। इस पर हम बात करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको सुनाते हैं पहले इशू के हवाले से बात करेंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में चलेंगे, पहले इशू पे बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन की सूरत हाल भी बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ। हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दे कौन, और जिन नाज़रीन ने हमें अभी भी ज्वाइन करा है उनको प्लीज़ हम दरख्वास्त करते हैं कि अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और हमारा फेसबुक पेज जो है उसे भी लाइक कर लें। हर थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पर जो है सोशल मीडिया के हमारे जो एड्रेसेस हैं यूट्यूब के और फेसबुक के, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि वो जो है आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि आपकी जो राय है, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। जितना ज़्यादा हमें राय देंगे उतना ज़्यादा हम अपने इदारे को और अपने प्रोग्राम्स को, अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर आपके सामने पेश कर सकेंगे। नाज़रीन, वक्फे से कबल मैं आपको बता रहा था कि हैदराबाद के एक शहरी जो कि एक मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं, एक रहनुमा हैं एक सियासी जमात के, और समाजी शख्सियतें और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनका समाजी हवाले से बहुत काम है। हैदराबाद शहर में मुतादिद मस्जिदें उन्होंने बनवाई हैं। इसके अलावा बहुत उनका अपने इलाके में और अपने एरिया में बहुत ज़्यादा काम है। वो उनका बिज़नेस है जो कि बहरीन, मस्कत और दुबई के साथ उनका कनेक्टेड है। वो कारोबार करते हैं और इस सिलसिले में उनका वहाँ पर आना जाना जारी रहता है। रिसेंटली कुछ अर्सा कबल वो मस्कत गए थे, वहाँ से फिर वो बहरीन गए, और बहरीन जब वो पहुँचे, जब वो बहरीन में मुकीम थे, उस दौरान कोरोना वायरस की जो है वो अलार्मिंग पोजीशन हो गई और तमाम दुनिया में लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं पाकिस्तान में भी लॉकडाउन कर दिया गया, लिहाजा वो वहाँ पर फंस गए। और फिर उसके बाद वो एम्बेसी से राब्ते में रहे। फिर एक दिन उनका कहना है, उनकी ज़ुबानी है कि एक दिन उनको कॉल आई, और उसके बाद वो फिर तकरीबन 1 माह के मुशक्क़त के बाद, 1 माह के इंतज़ार के बाद उनको फ़्लाइट मिली पाकिस्तान की। और जो कुछ उनके साथ हुआ, फिर वो वहाँ से आए, किस तरह उनको टिकट दुगनी कीमत पर दिया गया। उसके बाद जब वो पाकिस्तान कराची पहुँचे और वहाँ पर जो करंतना सेंटर था उनको वहाँ ले जाया गया टेस्ट की वजह से, क्योंकि जो भी बाहर से ममालिक से पाकिस्तानी आ रहे हैं उनको पहले करंतना में रखा जा रहा है, उसके बाद उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद जब वो नेगेटिव होते हैं तो उन्हें वहीं करंतना कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, और अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाता है, पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है, और उनका जो भी करंतना का टाइम है 15 दिन 14 दिन उन्हें रखा जाता है। तो नाज़रीन, उनके साथ क्या सूरत हाल पेश आई, किस तरह उनके साथ जो है रवैया रखा गया, क्या क्या वहाँ पर उनके साथ हुआ, उस तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए, उनकी आप बीती सुनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद स्टूडियो से बराह रास्त मौजूद हैं जनाब मुमताज़ गुलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। गुलानी साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप जो मुझे बता रहे थे, आपकी मेरी तफसीली डिस्कस हुई, क्या सिनेरियो था, किस तरह आप बहरीन से यहाँ तक पहुँचे, फिर कराची में जो आपने बताया करंतना की जो सूरत हाल थी, फिर आपको प्राइवेट होटल लेना पड़ा, किस तरह ये सब हुआ, ये सारा मुझे ज़रा मंजर आप प्लीज़ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू उज़ैर। तकरीबन मैं 3 माह से पहले मस्कत था अपने बिज़नेस टूर के, अपनी शॉप्स वगैरह और जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं बिज़नेस के, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए पहले मैं मस्कत था। उसके बाद वहाँ से मैं बहरीन चला गया। तकरीबन बहरीन में 2 माह रहा। तो जो न्यूज़ देखते थे, हालात देखते थे पाकिस्तान के, तो फिर हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया मैंने कि अभी मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। और मैं पाकिस्तान एम्बेसी जो है बहरीन में वहाँ गया, और जाके उन लोगों से मैंने कहा भी मुझे भी पाकिस्तान जाना है। तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर और पासपोर्ट कापी वगैरह रख ली, और बोले जी जैसे कोई फ़्लाइट्स आएंगी तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। 1 महीने बाद मुझे कॉल आई एम्बेसी से कि जी ये 11 नंबर है, आप इस टिकट के पैसे पे कर दें PIA ऑफिस में पाकिस्तान में किसी से कह के, और आपके 5 तारीख की फ़्लाइट है, 5 मई की। ठीक है। जब मैं वहाँ टिकट बुकिंग के लिए मैंने घर पाकिस्तान कॉल की, अपने भाई से कहा, तो उन्होंने कहा कि टिकट तो बहुत एक्सपेंसिव है, यानी आप बता रहे थे कि ये तकरीबन 50 दिनार का होगा, तो वो टिकट मुझे मिला 155 दिनार का। और वैसे आम रूटीन जो बहरीन से कराची की फ़्लाइट है वो 50 दिनार की मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो वहाँ जो ये फ़्लाइट्स भेज रही हैं हमारी हुकूमत, तो ये इनके किराए कम किए जाएँ। देखें, मुझे तो अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है, मैं साहिब हैसियत हूँ, मैंने टिकट परचेज़ कर ली, लेकिन मैंने वहाँ कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तो उसका रीज़न ये था कि टिकटें बहुत महंगी थीं। तो मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, कि अगर आप पाकिस्तानियों का इतना ख्याल रखते हैं, ओवरसीज़ का आपके दिल में इतना दुख है, तो अपने जो एक्सपेंसिव हैं, रेंट हैं प्लेन के, वो कम किए जाएँ। और दूसरा, मैं यहाँ 5 मई को पहुँचा तो मुझे एयरपोर्ट से ले जाया गया, करंतना सुपर हाईवे कराची में था। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने वो करंतना की हाल देखा, तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कैदी को जेल में ले जाया जा रहा है। यानी इस कदर गर्मी थी, और जो वहाँ रिहाइश का निज़ाम था, एक चारपाई जिसे हम कहते हैं पलंग, और एक तकिया और एक वाइट बेडशीट, और मच्छर इस कदर थे कि अगर किसी इंसान को कोरोना नहीं भी हो तो वहाँ मच्छर खाने से मलेरिया हो जाए और उस बंदे को पॉजिटिव आए। एक तो ये मसला था। और वहाँ पे मुझे ये दुख हो रहा है कि
जब आप लोगों को क्वारंटीन करते हैं तो मैंने वहाँ उनसे कहा जी मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे कोई और जगह लेके जाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा, जो वहाँ का स्टाफ था, पुलिस थी, मेडिकल बोर्ड के जो लोग थे, तो बोले जी अगर आप होटल लेंगे तो रेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रेंट पे करूँगा। मुझे वहाँ से ले जाया गया अपना एयरपोर्ट होटल कराची में। तो वहाँ मैं गया, जो आम रूटीन वाइज 2000 या 3000 पर डे के हिसाब से जो रूम मिलते हैं उनका रेंट मुझसे वसूल किया गया 6000 रुपये, 6500 रुपये। तो कहने का मतलब ये, जब आप लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं और आप उन्हें करंटीन कर रहे हैं, करंटीना में रख रहे हैं, तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका रेंट और उसके जो भी एक्सपेंसिव हैं, खाना है, ब्रेकफास्ट और दीगर चीज़ें हैं, तो वो आप खुद जो है ना वो सारा अफोर्ड करें और आप प्रोवाइड करें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। चलें, मैं तो साहिब हैसियत था, मैंने तो वो रेंट भी दिया और मैं 4 दिन वहाँ रहा और मेरी रिपोर्ट्स की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से नेगेटिव आई और मैं वहाँ से आ गया। मुझे उन्होंने फिर इजाज़त दे दी। लेकिन एक अलमिया और है, मैंने वहाँ ये महसूस किया है जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है जिन्होंने हमारी ख़ास तौर सिंध हुकूमत को ये कहा है कि आपने रोज़ हमें 1800 बंदों का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव देना है। हाँ, कुछ असर रसूख वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, तो उनका मेडिकल जैसे मुझे हंसी आती है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हमारे साबिका जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने सरजील मेमन साहब के रूम से वो कुछ शराब की बोतलें पकड़ी थी और इसी मेडिकल बोर्ड ने उस शराब की बोतलों को जैतून और शहद बना दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि लोगों को डाला जा रहा है, जिन लोगों को नहीं भी है तो उनको पॉजिटिव करके और करंटीना में डाला जा रहा है। और करंटीना में सब में बड़ी बात ये, ना उन्हें कोई टेबलेट दी जाती है, ना से कोई सिरप दिए जाते हैं, ना कोई उनको फर्स्ट एड दी जाती है मेडिकल की। बस जी आपने 14 दिन यहाँ गर्मी में मरना है। लोग रोज़े भी होते हैं, उसमें भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और इबादत में भी खलल पड़ा, यानी बहुत बुरा हाल है करंटीना का। तो हुकूमत वक्त से मेरी ये अपील है, ख़ास तौर पे मैं वज़ीर आज़म या अदलिया से ये अपील नहीं कर रहा, मैं इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी से अपील कर रहा हूँ, खुदा के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे और जो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों पे उन पे रहम खाएँ। जिस अजाब में वो लोग फंसे हुए हैं, खुदा के लिए उनको निकालें। वो बहुत अजियत में हैं वो लोग, तो उनको कुछ ख्याल करें। अच्छा, आपने बताया जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं, तो कराची में जो क्वारंटीन सेंटर है, तो वहाँ पे आपने क्या सूरत हाल देखी, क्या सहूलियात थी, किस तरह का वहाँ पे सिनेरियो था, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। सर ये सब हिस्सेवाल हैं, आप यकीन करें। मैं जब वहाँ गया हूँ, पुलिस, अच्छा मेडिकल्स और डीसी ऑफिस के लोग, इनकी मिली भगत है। और मैं जब वहाँ करंटीना में था तो जब मैं कभी रोज़ा के बाद जब मैं वॉक वगैरह वहाँ करता था, मैं देखता था इनकी मीटिंग होती थी, पुलिस, मेडिकल बोर्ड के लोग और होटल की भी इनकी क्या मीटिंगें होती हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इनके हिस्से बट रहे हैं ना, ये सब लोग मिल के खा रहे हैं, ये सब मिल के खा रहे हैं। और बहुत अब तो ये तासुर फैल गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, भले वो दुबई है, कुवैत है, बहरीन है, मस्कत है या यूके है या बरतानिया है, लोग खौफ खा रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए कि यार अगर हम वहाँ चले गए तो हमें लोग पॉजिटिव हमारा रिज़ल्ट दे के और हमें जो कोरोना का मरीज़ बना देंगे। और मुझे ये समझ नहीं आ रही ये क्यों इतना फैला रहे हैं। मैंने ओमान में नहीं देखा जिस तरीके से पिनिंग यहाँ फैलाई जा रही है, अफरा तफरी यहाँ फैलाई जा रही है। मैं 3 महीने रहा हूँ वहाँ, कोई खौफ नहीं, मीडिया इस तरीके से लोगों को हिरासा नहीं कर रहा। जहनी पाकिस्तानी लोगों को तो इतना जहनी मरीज़ बना दिया मीडिया ने कि वो घर बैठे कोरोना के अमराज में मुब्तला हो गए हैं। तो बहुत हाल बुरा है, यकीन करें बहुत हाल बुरा है, ख़ास तौर सिंध का। देखें, हर इंसान का अपना तजिया है और अपनी सोच है। कोई कह रहे हैं कुछ लोग जी चाइना ने किया है सुपर पावर बनने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल ने किया है, कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका ने किया है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अगर आप साहिब ईमान हैं तो मेरा तजिया ये है, ये अल्लाह का अज़ाब है। जैसे कौम लूत, कौम समूद और कौम आद पे अल्लाह ने बरसात का, ज़लज़ले का, पत्थरों की बरसात की, इसी तरीके से ये अल्लाह तबारिक व तआला ने हम मुसलमानों पे अज़ाब नाजिल किया है। बड़ा अज़ाब अल्लाह ने यूरोप को दिया है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और उससे छोटे अज़ाब हम मुसलमान कंट्री को दिए हैं। अब वो अज़ाब की मैं आपको वजाहत कर दूँ
ये पिछले 20 साल की दहाई में इराक़, अफ़गानिस्तान, शाम, सूरिया, लीबिया, बर्मा और कश्मीर में जो मुसलमान मर्द, औरत, मासूम बच्चे बच्चियों का कत्ले आम हो रहा है, ये जो यूरोपियन यूनियन के ये जैसे नेटो फ़ौज कहते हैं, इन्होंने मुसलमानों को इस तरीके से ज़िबा किया है जैसे कुर्बानी में हम मुसलमान जानवरों को ज़िबा करते हैं और वो जो रोडों और गलियों में खून बहाया जाता है। तो पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान उन मुसलमान मासूम बच्चे बच्चियों औरतों की दिफा के लिए या उनके हक़ के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरा तजिया ये है कि मेरे अल्लाह ने देखा कि कोई भी नहीं, इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, चंद लोग थे जो ईमान वाले जिन्होंने आवाज़ें उठाई तो उनको मार दिया गया। तो मेरे अल्लाह को मैं क्या कहूँ, मैं अल्लाह गयूर है, यानी अल्लाह गैरत वाला भी है और अल्लाह हया वाला भी है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया कि दुनिया की तमाम चीज़ों से, चाँद, सितारे, सूरज, आसमान, सब चीज़ों से मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो जब इस इंसान को आप इस बेदर्दी से काफिरों ने, यहूदियों ने ज़िबा किया तो मेरे अल्लाह जलाल में आ गए और अल्लाह ने कोरोना की शक्ल में ये अजाब नाजिल किया पहले यूरोप पे, जिसमें यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जो मुल्क हैं जिन्होंने, जिसे नेटो कहते हैं, तो वहाँ देख लें कितनी अमवात हुई। अल्लाह ने उस अपनी मखलूक का, उम्मत रसूल का बदला लिया है। अल्लाह बड़ा करीम है और वो अदल करने वाला है। अल्लाह ने उस चीज़ का बदला लिया। रहा मुसलमानों पे ये अज़ाब क्यों आया? मुसलमानों पे इसलिए अज़ाब आया जैसे ये खलीज है, मशरिक़ वस्ता है और हमारा पाकिस्तान है, तो हम सहूलत ख़ार थे उन यहूद वल नसारा के। हमने एयर बेस दिए उनको अपने मुसलमान भाइयों को मरवाने के लिए। हम देखते रहे टीवी पे कि हमारे मासूम औरतों के साथ बदकारी किस तरीके से हो रही है, मासूम बच्चों को कत्लेआम किस तरीके से किया जा रहा है। तो अल्लाह ने उसकी सज़ा हमें ये दी है, ये अल्लाह ने हमें उसकी सज़ा दी। और अभी भी मैं कहता हूँ ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आप ज़मीन आसमान जितने भी गुनाह करके मेरे पास आएँ और सच्चे दिल से तौबा कर लेना तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा। मेरा ये मैसेज है आपके इस हैदराबाद न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से कि तमाम हुक्मरान मुसलमान कंट्री के अपने उन गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और सजदे में गिर जाएं। देखें, सजदे पे मुझे एक बात याद आई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बदवा दे के और चले गए थे, तो अल्लाह ने आसमान पे काले बादल और तेज़ हवाएं चला दी, तो नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने सच्चे दिल से सजदा किया और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो पाकिस्तानी हो और तमाम मुसलमान कंट्री के हुक्मरानों को मेरा ये मैसेज है, आप सच्चे दिलों से वो जो मासूम बच्चों के खून, औरतों का बहा है, उस गलती, उस गुनाह की आप माफ़ी मांग लें। अल्लाह आपको माफ़ करने वाला है, वो बड़ा करीम और रहीम है। वो दरगुजरी को पसंद करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ गुलानी साहब, आपने बड़े अहम इंकशाफात किए और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई आपसे। आपका बहुत शुक्रिया जवाब कौन को वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुमताज़ गुलानी साहब किस तरह अपना जो है अहवाल बता रहे थे और वो किस तरह जो है वो किस तकलीफ़ों में से पहुंचते हुए किस तरह यहाँ पर आए और क्या हुकूमत सिंध का किरदार था। आपको साफ चीज़ें इसमें वाज़ेह हो गई होंगी। और ये कोई तज्ज़िया नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है कि किसी ने किसी को बताया हो, किसी ने किसी को वीडियो भेजी हो या किसी ने किसी को कोई मैसेज किया हो तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। मैं किसी से सुन के आपको यहाँ पे तज्ज़िया कर रहा हूँ। ये वो लाइव गुफ्तगू थी, ये वो शख्स थे, ये वो शख्सियत थे कि जो खुद इस सारे प्रोसेस से गुजर कर आए हैं और इन पर खुद पे ये बीती है, तो ये अपनी सूरत हाल आपको बता रहे थे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ेह हो गई होगी कि पहली चीज़ तो मैं आपने देख लिया कि जो टिकट है वो 50 दिनार की बजाय 155 दिनार में दिया गया, यानी कि 105 दिनार महंगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो ये नीचे के जो इदारे हैं, जो लोग हैं या जो एयरलाइंस हैं, जो भी इस पे जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तवज्जो इस पर दिलाना चाहूँगा कि आप इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप देखें कि आपके नीचे का जो अमला है वो क्या कर रहा है। आप जो है वो इस पर थोड़ा सा एक्शन लें कि किस तरह जो है वो जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है और उन्हें महंगे टिकट्स बेचे जा रहे हैं। और गुलानी साहब ने ये भी बताया कि बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया आने से, वो मजबूर है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतना महंगा टिकट खरीद के अपने मुल्क, अपने वतन वापस आ सकें और वो उसी सूरत हाल में वहाँ पर रहने को तैयार हैं। तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी शहरियों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए, बल्कि इस वक्त तो एक सूरत हाल में
तो टिकट्स पाकिस्तानी हुकूमत को देने चाहिए, बल्कि ये सारा खर्चा पाकिस्तानी हुकूमत को उठाना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत की सूरत हाल भी ख़राब है, अबतर है, लेकिन जो लोग साहिब हैसियत हैं उनसे आप टिकट के पैसे लें, और जो मजदूर तबका है, क्योंकि बहुत सारी एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो मुख्तलिफ ममालिक में काम करने की गर्ज से गई हुई, मजदूर तबके हैं, वेल्डर हैं, मजदूर हैं, डिश वॉशर हैं, इस तरह के काम करते हैं छोटे छोटे, उनकी इतनी तनख्वाहें नहीं होती कि वो इतना आसानी से इतना महंगा टिकट अफोर्ड करें, और ऊपर से वो किसी तरह यहाँ तक पहुँचे तो कराची में उनके साथ क्या सूरत हाल हो रहा है। यहाँ पर सिंध हुकूमत की एक और कली खुल गई है कि वो बड़े बड़े जो दावे हैं मुराद अली शाह साहब के कि वो कोरोना से सेफ रखना चाहते हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया पर बैठ के, और इस तरह वो अपने आप को शो करते हैं कि वो कोरोना के मसीहा हैं कोई, या शायद वो कोरोना के टार्जन हैं या कोरोना के हरक्यूलिस हैं, अब वो अपने आप को इतना ज़्यादा मसीहा बनाने की कोशिश करें। सर यह क्या हो रहा है, ये आप मुझे इस बात का जवाब देंगे? क्या आप इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो कराची में इन साहब के साथ ये हुआ, क्या ये बाकी लोगों के साथ भी हो रहा होगा? क्या इस तरह उनको जो है वो सरकारी करंतना में, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इंसान कोरोना से बचाने के लिए आप उसको मलेरिया से मार देंगे, उसको आप गर्मी से मार देंगे? ये क्या सूरत हाल है सर? एक तरफ आप बात करते हैं कोरोना से बचाने की, लेकिन बाकी की चीज़ों को तो आप ठीक करें, क्यों वहाँ पर सहूलियात नहीं दी जा रही बैरून ममालिक से? और फिर उसके बाद आपका ही अमला प्राइवेट कमरे करवा कर दे रहा, उसमें भी कमीशन मारा, 2000 का कमरा 6000। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, इस वक्त ये अल्लाह का अजाब हम पे आया हुआ है। इस वक्त हमें जो है वो तौबा की ज़रूरत है। इस वक्त तो कम से कम हम करप्शन और ये चीज़ें छोड़ दें, हम सब एक पेज पर आके इस वबा से लड़ने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध साहब भी कहते हैं हमें सबको मिलकर मुत्तहद होकर लड़ना है। अरे भाई हम कैसे मुत्तहद होंगे, हम कैसे इससे लड़ेंगे? ये सूरत हाल में लड़ेंगे? यहाँ पर लोगों का आपने हशर ख़राब कर दिया, लोगों की आपने कंडीशन ख़राब कर दी है कि वो अगर एक बंदा बैरून मुल्क से आ रहा है, एक तो बेचारा वैसे अपनी परेशानी में पता नहीं किस तरह जैसे तैसे गुजारा करके वो अपना टिकट महंगा खरीद के यहाँ पहुँचा है, उसके बाद आपने उसकी यहाँ सूरत हाल कर दी कि जी वो प्राइवेट हॉस्पिटल कमरा ले और उसके बाद वो भी अपनी जेब से भरे। जो साहिब हैसियत है वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा? आखिरकार क्या हुआ? वो वही रह गए। बहुत से लोग बहरीन में रह गए, बहुत से लोग मस्कत पे रह गए होंगे, बहुत से दुबई में रह गए होंगे, और पता नहीं कितने ममालिक में ऐसा हुआ होगा कि वो लोग टिकट महंगा होने की वजह से यहाँ नहीं आए होंगे। नाज़रीन, ये हमने आपको सूरत हाल बताई, इस पर इंशाल्लाह हम जो है जवाब तलब करेंगे, और मैं जवाब इस पर तलब कर सकता हूँ सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। मैं एक बार फिर मुतालबा करूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब के बराए मेहरबानी इन सामान्य मामला को, इशूज़ को रिजॉल्व करें। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, इसमें इस वक्त हम जो है वो एक दूसरे का साथ दें, ख़ास तौर पे गरीब पाकिस्तानी शहरियों का साथ दें प्लीज़। यहाँ पर जो पाकिस्तानी शहरी हैं आपके अपने शहरी हैं, और ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद के शहरियों के साथ आप जो है वो ये नारवा सलूक बंद करें। चीफ मिनिस्टर साहब, हैदराबाद शहर के साथ नारवा सलूक बंद करें, हैदराबाद शहर के साथ सुतैली माँ जैसा सलूक बंद करें। खुदा के लिए ये भी सिंध का एक शहर है, बल्कि सिंध का अहम शहर है, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू में हिस्सा देता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ के लोगों ने पूरे पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया है, यहाँ के लोगों ने पूरे पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में हैदराबाद के लोग फैले हुए हैं, और उन्होंने जो है वो हैदराबाद का और पूरे सिंध का और पाकिस्तान का नाम रोशन करा है। तो बराए मेहरबानी हैदराबाद शहर के साथ नारवा सलूक बंद करें, खुसूसन हैदराबाद के शहरियों, हैदराबाद के इदारों के साथ नारवा सलूक बंद करें। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और एक और सिंध हुकूमत की जो नाअहली है वो हम आपको बताएंगे, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमिन के साथ किया जा रहा है, वो भी हैदराबाद रीजन के साथ, ना कराची में हो रहा है, ना लड़काना में हो रहा है, ना मीरपुर खास में हो रहा है, ना सखर में हो रहा है, ना नवाबशाह में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद रीजन के मुलाजमिन के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, सुतैली माँ सलूक जैसा किया जा रहा है, मनपसंद अफराद को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। इस पर तफसील से मैं बात करूँगा इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में। हम आपको जो हमने बताया था कि दूसरा इशू वो ये है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों का इशू है, उस पर बात करेंगे और उस पर जो है वो मज़ीद डिबेट करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब दे कौन। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लें। और तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप कमेंट्स करेंगे अच्छे या बुरे तो हम उससे अपने प्रोग्राम्स को, हैदराबाद न्यूज़ पर चलने वाली तमाम नशरियात को, तमाम जो इशूज़ जो जितने भी हम आपको नशरियात पेश करते हैं उसमें जो भी कमियाँ हो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको बेहतरी लेकर आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं बात कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्राम के आज जो है वो प्रोग्राम आज का जो जवाब दे कौन है वो दो इशूज़ में मैंने तकसीम किया हुआ है। पहला इशू मैंने आपको बताया, मुमताज़ गुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हमने आपको बताया किस तरह अहम इंकशाफात किए उन्होंने कि क्या हो रहा है बैरून ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों के साथ, और उनके साथ कराची में क्या हुआ, उनके साथ वहाँ बहरीन में क्या हुआ, उन्होंने सारी सूरत बताई। अब अगले इशू पर हम बात करते हैं जो कि है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला। नाज़रीन, ये 196 मुलाजमीन हैं जो कि 1 साल कबल इनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई। इस पर जब हम तफसील से डिस्कस की गई, इस पर जब हमने तफसील से रिसर्च की तो पता ये चलता है कि 196 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको कुछ को 8 साल है, किसी को कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके आपस में कोई इशू था, कोई ऐसा कोई सरकारी मामला था, कोई ऐसी वजह थी, वो जो है हम आपको इंशाल्लाह अभी हमारे साथ इनके तर्जुमान भी मौजूद होंगे, गुलफाम फहम खानी, वो उनसे हम तफसील से पूछेंगे। लेकिन जो सिनेरियो है वो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि आपसी लड़ाई के बाइस कुछ इनके अंदर कुछ ग्रुप्स का भी मामला है और कुछ अफसरान की जो है वो मनपसंद अफराद का भी मामला है कि कुछ मनपसंद अफराद को आगे लाने की वजह से 196 मुलाजमीन को जो है वो उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। और वो काफ़ी उन्होंने एहतजाज किए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे गए, एहतजाज किए, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की गाड़ी का घेराव किया उन्होंने, जो है नवंबर में उन्होंने वादा किया कि 1 हफ्ते में आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। इसके अलावा सईद गरीब साहब जब बल्दियात के मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे भी रब्ता करा, उन्होंने भी आसरे दिए और लॉलीपॉप दे दिया, और आज तक उनको लॉलीपॉप ही मिल रहा है। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारे के जो अफसरान हैं वो इस सब चीज़ों से कासिर हैं। वो कहते हैं कि जी आगे हायर अथॉरिटीज़ का मसला है, बहुत सारे इसमें इशूज़ हैं। नाज़रीन, हमने जो है वो हमारी जवाब दे कौन की टीम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मुलाजमीन हैं उनके घरों पे गए, उनकी सूरत हाल जांचने की कोशिश करी कि वो किस हाल में हैं, बगैर तनख्वाहों के इस लॉकडाउन में किस तरह गुजारा कर रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। एक पैकेज हमने तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। मैं SBCA बिल्डिंग कंट्रोल का मुलाजमिन, कच्चा मुलाजमिन। तकरीबन हमारी 12 माह से तनख्वाह बंद है
और हमें ये कहा गया है कि आपकी कमेटी बना दी गई है, रिपोर्ट देगी, फिर आपकी नौकरी तनख्वाह बहाल कर दी जाएगी। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी रुके गए 12 माह से, 12वां महीना लग गया है। दुनिया परेशान है कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से, लेकिन हमारे को आज तक डेली वेजेस मुलाजिम है, आज तक तनख्वाह अदा नहीं की गई हमारी। डिपार्टमेंट से हम कहते हैं, डिपार्टमेंट कहता है कि रिपोर्ट आपकी शो करेगा सेक्रेटरी, जब वो कमेटी रिपोर्ट देगी जब आपका काम होगा। लिहाजा कमेटी की रिपोर्ट का पता नहीं चल रहा है। लेटर शो कर रहा है कि हम कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई पता नहीं है। रमज़ान का ये महीना चल रहा है, 1 साल हो गया हम लोगों को। पिछले साल रमज़ान में हमारी सैलरी को रोका, कॉन्ट्रैक्ट रोके गए थे सैलरी के, तो अभी तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं किए गए हैं। और कब से अब तक ये टाइम हो गया है कि हम लोग फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों से दर दर घूम रहे हैं राशन के लिए, लेकिन कोई राशन भी नहीं मिल रहा हमसे। अब हम जाएँ तो जाए कहाँ? सिंध गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि लिहाजा गरीबों के ऊपर तो कुछ रहम फरमा दे ताकि हमारा काम हो जाए, हमारी तनख्वाहें जारी कर दी जाएँ, ताकि हमारी जो 15,000 सैलरी हमें महीने की मिलती थी उससे हम अपना घर का गुसर बसर कर लिया करते थे। तकरीबन 12 माह से वही अदा नहीं हो रही हैं हमारे, तो हम कहाँ जाएँ? अब ये हमें इल्तिमास करते हैं कि हमें अब बता दिया जाए कि हम जाएँगा, कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, कि हम सिंध के रहने वाले नहीं हैं, या हैदराबाद के रहने वाले नहीं हैं। लिहाजा मेहरबानी फरमा के हम पर करम किया जाए। और हम ये जो चैनल के ज़रिए आपके कर रहे हैं, इन चैनल वाले और मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार है कि हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाए ताकि वो सुन के हमारे मसले हल किए जाएँ। गुज़िश्ता 10-12 साल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर सर्विस कर रहे हैं, लेकिन पिछली रमज़ानों से हमारी सैलरी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नहीं किए गए, हमारी सैलरी रुक दी गई हैं, हम पे जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया है। हमारे बच्चे अफाका कसी के अंदर मजबूर हो गए हैं, हमारे बच्चे परेशानियों के अंदर मजबूर हो गए हैं, हम खुद परेशानियों के अंदर 2-4 हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आला हज़रात से, हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे हमारी अपील है, गरीबों की इर्तिदा है कि बराए मेहरबानी हम लोगों की सैलियाँ ओपन की जाएँ, बराए मेहरबानी हम लोगों का हक़ हमें दिया जाए, बराए मेहरबानी हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत समझ लो कि फ़ाका कशी की नज़र हो चुके हैं। इसलिए आला हज़रात से हमारी बहुत हाथ जोड़ के अपील है ये कि बराए मेहरबानी हम लोगों को जो है ये हमारा हक़ ना छीना जाए, हमें फ़ाका कशी के ऊपर ना रखा जाए, ना हमसे हमारा हक़ छीना जाए। इसलिए हमारे जायज़ जो मुतालबात हैं, जो हमारी जो सैलरियाँ हैं वो हमें जो है दी जाएँ और हमारे कॉन्ट्रैक्ट बहाल की जाएँ। ये बड़ी आपकी गुजारिश होगी, बड़ी आपकी नवाजिश होगी, आपकी बड़ा मेहरबानी हुई है आपकी। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त दिया कि हमारे जायज़ मुतालबात आगे पहुँचा, मीडिया के ज़रिए आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद की। इनके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद रीजन में पिछले 5 से 20 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। हमें रेगुलर करने के बजाय हमारी सैलरियाँ रोक दी। हमें कहा गया कि आपके लिए कमेटी बना दी गई है, कमेटी आपकी रिपोर्ट देगी तो हम आपको दोबारा बहाल कर देंगे। पिछले 1 साल हो गया हमारे को, हमने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से भी रिक्वेस्ट की, अपील की थी, उनसे मुलाकात की कि भाई हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, हमारी तनख्वाहें रोक दी गई हैं। और फिर हमने नासिर शाह साहब से भी अपील की, क्या उनको बताया, मुलाकात करने के बाद उनको भाई हमारी सैलरियाँ रोक दी गई हैं, खुदारा हमारे हम पे रहम किया जाए। तो नासिर शाह साहब ने जो है ना हमारी कमेटी बना दी थी, तो पिछले कमेटी 8 माह हो गए हैं, अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। लिहाजा अब कोरोना का भी जो है ना सिलसिला शुरू हो गया, कोरोना की वजह से हम पहले ही मुतासिर हो गए हैं, पहले ही मुतासिर थे और आज भी फिर हम मुतासिर हो गए हैं कोरोना की वजह से। मेहरबानी करके सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी सैलरियाँ दी जाएँ, हमारे गुजर बसर इसी पे ही है। पहले हम 1050 से हम भर्ती हुए थे, पिछले साल पहले हमारी 15,000 सैलरी हुई थी, वो भी रोक दी गई है। लिहाजा मेहरबानी करके हमारी सैलरियाँ दी जाएँ। 1 साल हो गया है हमारे अब्बू की तनख्वाही बंद है और हमें स्कूल से भी निकाल दिया गया है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए और ईद भी आ रही है, हमारे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। भी निकाल दिया है, मैं स्कूल भी नहीं जाने दे रही। मेरे बाबा की भी तनख्वाह बंद कर दिए, 1 साल हो गया है। बिल्डिंग कंट्रोल में काम करते हैं, 1 साल से हमारी तनख्वाहें बंद है, समझा। अभी ये लॉकडाउन लगे हुए हम भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल ये घर की मकान की छत भी नहीं है, समझिए। वज़ीर आला गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारी तनख्वाहें चालू कर दे। आप मेरे बाबा तनख्वाह कर दो, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। ये जो लॉकडाउन की वजह से हमारे पास नहीं राशन पानी और हमारे घर की छत भी टूटी हुई है, हम ऐसे ही बाहर सोते हैं। जो कुछ राशन पानी कोने असां घर कोने तनख्वाह पगार कोता मिलन, असीं गरीब माण्हू वेठा आहियूं बेरोज़गार कर। असीं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के मुलाजिम हैं हम लोग, तकरीबन कोई 20 साल से वर्क चार्ज में काम कर रहे हैं।
गुज़िश्ता 1 साल से हमारी तनख्वाहें बंद की गई हैं। गोश्त के बहाने, ईद के बहाने, इधर के बहाने, अब करते हैं 150 बहाल करते हैं, ये करते हैं, बहाना बाजियाँ। आजकल के हालात में हम लोग फाका कशी में, लॉकडाउन, तगारी मजदूरी कुछ भी नहीं है, ना हमारी तनख्वाहें बहाल की गई, कुछ भी नहीं किया जा रहा। खुदा के वास्ते हम वज़ीर आला से अपील करते हैं, बिलाल भुट्टो से अपील करते हैं। बिलाल भुट्टो कहता है कि पीपल्स पार्टी किसी का रोज़गार नहीं छीनती, तो बिल्डिंग कंट्रोल के मुलाजमों का रोज़गार बहाल कराए क्यों छीन रही है? यही हमने पहुंचाना है उन तक कि हमारी तनख्वाहें बहाल करें। ईदगाह हो गए तो भी हम बेहाल बैठे हुए हैं। वर्क चार्ज में 1075 रुपया, जब आप नॉलेज मलेरिया की तनख्वाह लगाएं तकरीबन उस टाइम 3004 होगी, इसलिए कि गवर्नमेंट में गरीब आदमी लगता है आप साल में पक्का हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। पाकिस्तान का तो हिसाब किताब यही है कि बस चल हम लोग 20 साल तक चलते हुए आए। पीपल्स पार्टी के दौर में भी बिल्डिंग कंट्रोल में आए, रेगुलर भी आए, अफसरान आए, नायब कासिद आए, मगर पुराने वहीं के वहीं। अब बहाने उनकी तो तनख्वाहें 1 साल से बंद कर दी गई। घर का खर्चा कैसे चल रहा है यार? फाका कशी है, कभी पेट भर के खाया, कभी नहीं खाया, कभी किसी से। बस इस बात को छेड़ो ही नहीं, कैसे जी रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, आपने देखा कि किस तरह कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, ख़ास तौर पर मैं इस बात को जो है वो कहता हूँ बार बार कि ये हैदराबाद के शहरी हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत कि शायद कोई हैदराबाद शहर के साथ पुरानी कोई दुश्मनी है, क्योंकि हैदराबाद शहर को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है, हैदराबाद शहर को हमेशा डिग्रेड किया गया है। जब सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, हैदराबाद शहर नज़रअंदाज किया जाता है। ना जाने ऐसा क्यों है, ये सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ, आज तक मुझे इसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि हैदराबाद शहर को और हैदराबाद शहर के इदारों को क्यों तबाह किया जा रहा है। वासा का इदारा देख लें, बल्दिया का इदारा देख लें, ये बिल्डिंग कंट्रोल का इशू हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे आगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको बड़े इशूज़ के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा हैदराबाद शहर के साथ क्या किया गया है, हैदराबाद शहर को किस तरह तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है। एक एक चीज़ मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखता रहूँगा। बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे प्रोग्राम को लाइक करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहना है, ताकि ईवान बाला तक आवाज़ हमारी पहुँचे, वफाक तक हमारी आवाज़ पहुँचे और उनको पता चले कि हैदराबाद शहर में क्या हो रहा है। मैं तफसील से आपको हैदराबाद शहर के इदारों के बारे में भी बताऊँगा, वहाँ की सूरत हाल भी बताऊँगा, और आपको हैदराबाद शहर की जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर मैं आपकी बात करता रहूँगा। तो नाज़रीन, ये भी कि अहम इशू है, इससे पहले हमने वासा पे बात की थी, आप देख लें हैदराबाद शहर के, क्योंकि ये हैदराबाद के शहरी हैं, क्योंकि हैदराबाद रीजन में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पूरे सिंध में ये वाहिद 196 मुलाजमीन है जो हैदराबाद रीजन के हैं। इनके साथ ये इशूज़ किए जा रहे हैं और उनके साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, और वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लॉकडाउन है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं 1 साल से, किस तरह उनके बच्चे पल रहे होंगे, किस तरह वो इस रमज़ान मुबारक के महीने में किस तरह वो अपना गुजारा कर रहे होंगे, किस तरह वो रोज़ा खोलते होंगे, किस तरह वो जो है वो कर रहे होंगे। अब तो उनको कोई कर्ज भी नहीं देता होगा। ये सूरत हाल आ गई है कि नौबत खुदकुशियों पर आ गई है, और अगर ये मसला हल ना किया गया तो मुलाजमीन जो है वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन के तर्जुमान जनाब गुलफान कायमखानी साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे हकीकत जानेंगे कि इस सारे मामले की हकीकत क्या है। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ जवाब दे कौन में। और हम बात कर रहे थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन के हवाले से, और मैंने आपको सूरत हाल बताई और उनके जो है वो जो हालात हैं वो भी मैंने आपको दिखाए एक पैकेज की शक्ल में। अब मेरे साथ उनके एक तर्जुमान हैं गुलफाम कायमखानी, जो कि सारी जद्दोजहद में
जो है वो सबसे आगे आगे होते हैं और ख़ुद भी जो है वो उनकी तनख्वाह रुकी हुई है और बड़े परेशान हाल हैं। और लेकिन क्योंकि एक तर्जुमान है वो उन सबको लीड कर रहे हैं तमाम मुलाजमीन को, तो उनसे बात करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में। गुलफाम कायम खानी साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब दे कौन को वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए, ये जो आपने सारा सूरत हाल है आपका, कितने मुलाजमीन हैं और जो इस वक्त जो तनख्वाहों से महरूम हैं? वालेकुम अस्सलाम उज़ैर भाई, मैं गुलफाम कायम खानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हम वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं। 196 मुलाजमीन की हमारी तादाद है जो वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तकरीबन 8 से 20 सालों से डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 1 साल पिछले रमज़ानों से हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किए जा रहे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए गए और हमारी सैलरियाँ भी रोक दी गई है, जिस पे हमने बार एहतजाज किया। हमने हर दरवाज़े खटखटाए और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली साहब से भी हमने मुलाकात की। जनाब तारिक शाह जामोद साहब के बंगले पे उनकी वालदा के इंतकाल पे वो आए थे। उधर हमने वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन साहब से भी मुलाकात की। उसके अलावा भी हमने बार इनसे मुलाकातें की, उनसे अपील की कि जनाब हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारी ये तनख्वाहें जो हैं हमें जारी की जाए। हमने डिपार्टमेंट की इतने अरसे खिदमत की है। ये 196 मुलाजमीन के चूल्हे इन्होंने बंद कर दिए हैं। 1 साल हो गया, पिछले रमज़ानों को इन्होंने चूल्हे बंद किए हमारे। अभी सूरत हाल ये है कि तमाम मुलाजमीन शहरी में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, अफ्तार उन लोगों को पता नहीं कि उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुलाजमीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो वज़ीर बल्दियात सिंध साहब ने 20 अगस्त 2019 को एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई हमारे एहतजाज के बाद। तो उन्होंने इस कमेटी को 30 दिन का टाइम था कि अपनी रिपोर्ट पेश करे। स्क्रूटनी करके अपनी रिपोर्ट वो पेश करती 30 दिन में, पर 8 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट अपनी पेश नहीं की है। जब हमने बार इनसे मुलाकात की, कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात की, उनसे हमने दरियाफ़्त किया कि सर क्या मसला है, 30 दिन में रिपोर्ट करनी थी पर 8 माह गुजर गए हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी आपने। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हम अभी काम कर रहे हैं। जिन मुलाजमीन को डिपार्टमेंट में काम करते हुए 10 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया, उन मुलाजमीन को हम बहाल करने की अभी कर रहे हैं। पर जिनको 10 साल से कम का अरसा हुआ, जिन्हों को 9 साल हुए या 8 साल हुए, उनके लिए अभी कोई नहीं सोचा गया। तो अभी हमें ये भी पता चला कुछ ज़रायों से कि इन्होंने 53 मुलाजमीन को जो है वो अभी बहाल किया है, पर अभी तक इसका कोई कंफर्म नहीं है वो 53 मुलाजमीन कौन है, उनके क्या नाम है। मगर हम ये पूछना चाहते हैं कमेटी चेयरमैन से और वज़ीर बल्दियात साहब से कि क्या ये 196 में से 53 मुलाजमीन ही उनको मिले थे जो इन अफसरान के मंजूर नज़र थे, जिनका इन्होंने ये बहाल कर दिया। बाकी जो ये मुलाजमीन है वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। अच्छा, आपने ये बताया ये जो 196 मुलाजमीन हैं ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन हैं। अच्छा, कितने अरसे से ये इस वक्त जो है वो जो आपका SBCA है, कितने अरसे से आप लोग सब जो 196 मुलाजमीन हैं वो सब इसके जो है वो मुलाजिम हैं, और क्या ऐसा मामला हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, किस वजह से आपकी तनख्वाहें रोकी गई? बात दरअसल ये है कि ये 196 मुलाजमीन जो हैं ये 8 सालों से लेके 20 सालों तक हो गए इनको डिपार्टमेंट में काम करते। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, ऐसे करके इन 196 मुलाजमीन को 8 या 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते। इससे पहले ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई कि कभी किसी मुलाजिम की तनख्वाह रोकी गई है या उनके कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए गए। पिछले रमज़ान में हुआ ऐसा कि कुछ एम्प्लॉइज़ ने जो है ना कंप्लेंट्स की, जो बाद में अपॉइंट हुए थे, जिन्हों को 2018 में या 2019 में अपॉइंट हुए थे, उन लोगों की जो है ना सैलरीज़ का इशू था या उनकी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का इशू था। उनके बाद जो है ना कुछ एप्लीकेशनें दी गई कि भाई तमाम कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉइज़ जो है एक जैसे होते हैं, जिनको 20 साल हो गए या जिनको 1 साल हुआ है, इन सबको एक साथ एक जैसे होते हैं। तो इन सब का भी कॉन्ट्रैक्ट रोका जाए जो बाकियों का हो रहा है। क्योंकि 2014 में मंजूर कादर काका साहब थे DG SBCA, उन्होंने एक नोटशीट पास की थी कि जितने भी वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद से ही रिन्यूअल होंगे।
तो हम लोगों के जो कॉन्टैक्ट थे वो आरडी साहब ही रिन्यूअल कर देते थे और हमारी सैलरी हैदराबाद से हो जाती थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों के जो कॉन्टैक्ट रिन्यूअल होते थे वो होते थे कराची से। तो जब कराची से उनके कॉन्टैक्ट रिन्यूअल नहीं होके आ रहे थे, उनकी सैलरियाँ नहीं हो रही थी, तो उसके बाद ऐसी कोई नोट शीटें बनी है कि इनके भी कॉन्टैक्ट कराची से ही रिन्यूअल किए जाएँ, इनको भी सैलरीज रोकी जाए, इनके भी कॉन्टैक्ट रोक दिए जाए। तो एक DGSBCA ने कोई आर्डर निकाला और यहाँ से एक नोट शीट अप्रूवल हुई कि भाई ठीक है, इनके भी हम कॉन्टैक्ट रोक रहे हैं, आज के बाद इनके कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों के भी कॉन्टैक्ट रोक दिए गए और हमारी सैलरियाँ रोक दी गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो कुछ आपके साथ सारा सिनेरियो है, सारे मसाइल हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसके ज़िम्मेदार असल में जो है वो हमारे अफसरान बाला हैं और सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये मुलाजमीन है, ये छोटी छोटी पोस्टों पे काम करते हैं और इतनी कम पेड पे, जितनी कम सैलरीज पे, मतलब ये 15,000 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरीज पे ये काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं बिल्कुल बाखूबी और रेगुलर की बुनियाद पे वो ड्यूटियाँ कर रहे हैं। पर उनके जो ना, उन्हें रेगुलर तो नहीं किया गया, जो इतना टाइम हो गया उनको रेगुलर करने के बजाय उनकी सैलरीज रोक दी गई हैं। अच्छा गुलफाम साहब, आपके जो रीजनल डायरेक्टर हैं इस वक्त वकार मेमन, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं और अच्छा नर्म गोशा रखते हैं आपके हवाले से, और वो बता रहे थे कि वो आपके हवाले से कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि आपके जो 196 मुलाजमीन हैं वो 3 ग्रुपों में बटे हुए हैं और वो बता रहे थे कि एक तीनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सेक्रेटेरिएट में जाके कंप्लेंट्स वगैरह करते रहते हैं। इसी वजह से इन्होंने अपना केस ख़राब कर लिया है और सिंध हुकूमत जो है वो इनको नहीं देख रही है कि कभी एक ग्रुप जाता है वो अपनी शिकायत लगा देता है, दूसरा ग्रुप जाता है वो दूसरे की शिकायत लगा देता है। तो जब ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं है तो आपका मसला हल कैसे होगा? मैं आपको बता दूं कि एक तो वकार मेमन साहब का जो रवैया वो बहुत ज़बरदस्त है, वो अच्छे इंसान हैं, हम लोगों के साथ बहुत सेंसिटिव हैं और हमारे मामलात को वो बहुत गहराइयों से देख रहे हैं और हमारे मामलात के लिए वो आगे तक कोशिशें भी कर रहे हैं। पर वो रीजन के ऑफिसर हैं, DG साहब के पास अप्रूवल है कि वो कर सकते हैं हमारा काम। दूसरी बात ये कि हमारे अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है, क्योंकि ग्रुप बंदी जो 3 ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप बंदी हम में नहीं है। ना हम लोगों में से किसी भी दोस्त ने, हम ये समझते हैं कि हमारे किसी भी दोस्त ने किसी के नाम नहीं कटवाए, किसी की शिकायत नहीं की। ये अफसरान बाला या आप कह सकते हैं अफसरान बाला के मंजूर नज़र लोग, उन लोगों की तरफ से जो ना कोई नाम कटवाए गए हैं और ये अफसरान बाला की तरफ से ही कोई ऐसी हुई है कि उन्होंने नाम कटवाए या उन्होंने, वो खुद तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ये गोश्त है, उन्होंने किसी दोस्तों के लिए गोश्त कहा है। मगर अगर वो गोश्त थे तो उनको डिपार्टमेंट इतने अरसे से तनख्वाह क्यों दे रहा था? ये डिपार्टमेंट से भी सवाल किया जाए कि वो इतने अरसे से उनको क्यों बहाल किए गए थे उनके कॉन्टैक्ट, फिर उनको 89 डेज़ बाद उनको निकाल क्यों नहीं गया? अगर वो गोश्त थे, गोश्त हम में कुछ कोई भी नहीं है। हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जो है ना अपनी ड्यूटियाँ देते हैं, ये 196 एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब के सब अपनी ड्यूटियाँ देते हैं और अपनी ड्यूटियों पे अभी तक आ रहे हैं वो। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस मसले का हल क्या है आपकी नज़र में? मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी जो ये हल है कि ये 196 जो बंदे हैं मुलाजमीन हैं, इनको रेगुलर कर दें। देखें आप अगर यहाँ पे मालूमात करें तो हैदराबाद रीजन में भी इतनी वैकेंसियाँ हैं, 170 के करीब हैदराबाद रीजन में वैकेंसी अभी पोस्टें हैं। तो 170 तो हैदराबाद रीजन में रेगुलर हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें सिंध बिल्डिंग गंडोला ठाटी के कितने रीजन हैं, सक्खर रीजन है, मीरपुर खास रीजन है, लाड़काना रीजन है, नवाबशाह रीजन है, उसके बाद टंडोलिया रीजन है। अगर 5-5 मुलाजमीन भी एक रीजन में आप एडजस्ट करेंगे तो तमाम मुलाजमीन रेगुलर हो सकते हैं और सबकी तनख्वाहें भी हो सकती है। डिपार्टमेंट पे इतना फंड है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब हैदराबाद न्यूज़ को जवाब दे कौन को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देखा आपने गुफ्तगू सुन रहे थे आप गुलफाम कायमखानी की और वो बता रहे थे कि किस तरह उनके इशूज़ हैं और वो किस तरह उनका सारा सिनेरियो बना और किस तरह 1 साल से उनकी तनख्वाहें रुकी। उन्होंने ग्रुप्स के बारे में भी जवाब दिया और सारी चीज़ सूरत हाल बताई। उन्होंने बताया कि हुकूमत सिंध की बददियानती है, ये कुछ मनपसंद मंजूर नज़र अफराद हैं, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कोई भी मसला अगर इशू उठाते हैं तो उसके ऊपर उसका जवाब तलब करते हैं मुकामी इदारे से। मैंने वकार मेमन साहब से रब्ता किया जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रीजनल
रीजनल डायरेक्टर हैं हैदराबाद के। वो तबीयत से बहुत अच्छे आदमी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सारी जो सिनेरियो था, ये सारा जो इशू था, मैंने उनसे बात की टेलीफोन पे, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन वो इस चीज़ से कासिर थे कि वो स्क्रीन पे टेलीफोन लाइन पे या ऑनलाइन या लाइव हमारे साथ आएँ, क्योंकि उनको आगे से इजाज़त नहीं है। उनका बार बार यही कहना था कि मैं जो है वो मजबूर हूँ, मुझे जो है वो हुकूमत की जानिब से, मेरी हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से मना है कि मैं स्क्रीन पे आऊँ या मैं जो है वो मतलब लाइव किसी को जो है वो कोई अपना बयान रिकॉर्ड कराऊँ। मैं आपको इस सूरत हाल बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों के लिए कि इनका मसला जल्द से जल्द हल हो। उसके बाद जब उनसे बात ना बनी, मैंने काफ़ी 2 दफ़ा उनसे रब्ता किया, लेकिन वो मजबूर थे कि उनको आगे से इजाज़त ना मिली। उन्होंने हालांकि मुझे ये भी वादा किया कि मैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ से इजाज़त लेके आपसे बात करूँगा, लेकिन उनको वहाँ से मना कर दिया गया। फिर मेरी बात हुई जनाब रोशन शेख साहब से, जो कि सेक्रेटरी बल्दियात हैं। पहले तो उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू से ये साफ जाहिर हुआ कि वो इनका मसला हल करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ लोगों का मसला हल कर दिया है, जो सही थे और जो जायज़ लोग थे, बाकी सब नाजायज़ हैं और हम उनका जो है वो सिंध हुकूमत देख लेगी और फ्यूचर में इन फ्यूचर उनको देखेंगे। मतलब इस तरह का उनका एक जवाब था। प्लस उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये बात जो आप कहना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे स्क्रीन पे आके आप कह दें, टेलीफोन लाइन पे कह दें, या आप अपने इदारे से या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद रीजन में किसी को स्पोक्समैन मुकर्रर करके मुझे स्क्रीन मेरे साथ शो में लाइव दे दें, ताकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें जी आगे से इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा मुझे अपनी हायर अथॉरिटी से इजाज़त नहीं है, तो मैं इनको नीचे वालों को कैसे परमिशन दे सकता हूँ। खैर अब बिलाखिर मजबूरन हमें वन साइडेड प्रोग्राम करना पड़ा, लेकिन मेरी गुफ्तगू हुई तो मैं आपको उनसे बता रहा हूँ कि उनका कहना ये था कि कुछ मुलाजमीन को जो है वो रेगुलर, जैसा कि गुलफाम साहब ने हमें बताया कि कुछ मुलाजमीन की खबर है कि वो रेगुलर हो रहे हैं, तो वो उस बात की पक्की बात है कि उन्होंने भी बताया, वकार विनोद साहब ने मुझे, कि जी कुछ लोगों का जो है लेटर आने वाला है। रोशन साहब ने बताया कि कुछ लोगों का मसला हल हो गया, कुछ लोग रहते हैं। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में बात ये है, उनका कहना ये है कि जी जो 8 साल से कम लोग हैं, जिनकी 8 साल सर्विस हुई है, वो तो बेकार हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। जिनकी 10 साल सर्विस हो गई है उनको रेगुलर करेंगे। तो भाईजान 8 साल से आप उनको तनख्वाहें क्यों दे रहे थे? 8 साल से आपने उनको अपने पास क्यों रखा हुआ था? जब आपने उनको इसी तरह फारिग करना था तो पहले ही कर देते। अब आपने एंड टाइम पे आके, इस मौके पे आके आपने उनको जो है वो ज़लीलो ख्वार कर दिया। इतना अरसा 8 साल, नाज़रीन आप खुद देखें, 8 साल का अरसा उनको हो गया। अगर 8 साल के बाद अगर ये कानून है तो फिर ऐसे कानून के अंदर 8 साल तक आपने उनको क्यों रखा? क्यों आपने उनको जो है वो मतलब सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए आपने उनको रखा? कम तनख्वाहों पे आपने उनको रख लिया, कम तनख्वाहों में ज़्यादा काम ले लिया। खैर मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि क्यों रखा गया और क्या है, लेकिन बहरहाल ये बहुत गलत हुआ है। और जो भी कुछ हुआ है, हैदराबाद शहर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हैदराबाद के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जब जब हैदराबाद के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, मैं इसी तरह आवाज़ उठाऊँगा और मैं शोर भी मचाऊँगा और मैं जवाब भी मांगूँगा। और हुकूमत को, इंतज़ामिया को, अरबाब इख्तियार को मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा, इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। हैदराबाद शहर लावारिस नहीं है। हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा और पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर आपको एक्सपोर्ट देता है, हैदराबाद शहर से ज़राअत होती है। हैदराबाद शहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटो इंडस्ट्री है। हैदराबाद शहर में चूड़ियाँ हैं, अगर हैदराबाद शहर की चूड़ियाँ बंद हो जाएँ तो पाकिस्तान भर की ख़वातीन अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन सकेंगी। है बम्बई बेकरी का केस सिर्फ हैदराबाद में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैदराबाद से मंसूब हैं, जिसकी वजह से अगर वो बंद कर दी जाएँ तो हैदराबाद से जो है वो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हैदराबाद शहर आपको रेवेन्यू में भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा हैदराबाद के शहरी पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, इसको हम बार बार डिस्क्राइब करते रहते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको बताते रहते हैं। अब मैं क्या आपको बार बार तफसील बताऊँ कि हैदराबाद शहर ने कितने हीरे, कितने जवाहरात पैदा करें। हैदराबाद शहर का टैलेंट पूरी दुनिया में माना जाता है, लेकिन आप हैदराबाद शहर के साथ सुतैली माजदा सलूक करते हैं। वज़ीर आला सिंध साहब, चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए हैदराबाद शहर के साथ ये सब करना बंद करें। जिस तरह आपके लाड़काना के भाई हैं, आपके लाड़काना के शहरी हैं, आपके नवाबशाह के शहरी हैं, आपके कराची के शहरी हैं, इस तरह हैदराबाद के भी शहरी हैं। कराची में भी बहुत सारे इशूज़ हैं और ये ज़्यादातर बात आती है नस्ल परस्ती पर, और मैं खैर उसमें नहीं जाऊँगा कि ये आप उर्दू स्पीकिंग के साथ करते हैं, क्योंकि ये जो 196 मुलाजमीन है इसमें बहुत सारे सिंधी स्पीकिंग भी हैं, बहुत सारे बलोच भी हैं, बहुत सारे पठान भी हैं। तो मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि आप उर्दू स्पीकिंग के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन आप हैदराबाद के शहरियों के साथ नारवा सलूक करते हैं, जो कि नामुनासिब है। हैदराबाद शहर के लिए आपको जो है वो सोचना पड़ेगा, हैदराबाद शहर को आपको रिलीफ देना पड़ेगा और हैदराबाद के शहरियों के साथ आपको यकसा सलूक करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपने देखा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए आप हमें अपने जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। और इंशाल्लाह मुझे आपकी जो है वो राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है वो मैं अपनी जो भी गलतियाँ होंगी उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। आप हमें जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इसके अलावा आप हमारे कमेंट्स में जो है वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें कि हमारे प्रोग्राम में कोई खामी है तो वो बताएँ, हम उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें अपनी अच्छी और कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतवार को फिर मुलाकात होगी एक नए मसले, एक नए इशू के साथ। जब तक अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।